तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जापान और अमेरिका दो ऐसी बड़ी इकोनॉमीज जिनका रिलेशन एक टाइम पर दुनिया के लिए एक आइडियल एग्जांपल माना जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि 1980 के दौरान अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए जापान की रैपिड ग्रोथ को डेलिबरेटली टारगेट किया था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जापान के इकोनॉमिक मिरेकल का आखिर क्या हुआ और कैसे एक एग्रीमेंट जिसे प्लाजा एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है उसने जापान को एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ये पूरा चैप्टर फैक्ट्स, स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। जापान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और चैनल का नाम है दिया ये सब। मेरा नाम है राही मेहता। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ जापान के बारे में, एक पोस्ट वॉर मिरेकल के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जापान ने अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो दोस्तों 1945 के बाद जापान एक खुद से रीबिल्ड होने वाला मुल्क बना। अमेरिका के बैक्ड रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जापान के अंदर बूस्ट किया और जापानीज कंपनीज जैसे कि टोयोटा, जैसे कि होंडा और सोनी ने ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी जगह बनाई और आज तक बनाई हुई है। ये तीनों कंपनीज और इसके अलावा और भी बहुत सारी जापानीज कंपनीज मिलकर आज भी वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करती हैं। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जापान की कंपनीज और उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा है। 1950 और 1960 के दशक में जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी ज्यादा एफिशिएंसी और भी ज्यादा क्वालिटी के जरिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। यह पीरियड जापानीज मिरेकल कहलाया गया क्योंकि इस दौरान जापान ने अपनी इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो किया। जापान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 1950, 60 और 70 के दशक तक 10% प्रति ईयर तक पहुंच गया था और 1970 आते आते जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। आप सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जिसको दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया हो, वो देश कुछ ही चंद सालों के अंदर 20 से 25 सालों के अंदर ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है और जापान ने यह तगबा हासिल भी किया। लेकिन यह सक्सेस स्टोरी एक बड़ी इकोनॉमिक टेंशन का बेस भी था अमेरिका और यूएसए के बीच में। आप जानते हो कि अमेरिका कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसी के चलते अमेरिका और जापान के बीच में एक इकोनॉमिक क्लैश जो था वो शुरू हुआ। 1970 के दौरान जापान के एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में डोमिनेट कर रहे थे। मेड इन जापान प्रोडक्ट ड्यूरेबल भी थे, अफोर्डेबल भी थे, जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इसी चैलेंज को दूर करने के लिए अमेरिका कुछ नई पॉलिसीज लेकर आता है। अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को यही लगने लगा था कि जापान का राइज उनके इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए या डोमिनेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इसी के सॉल्यूशन के रूप में 1985 में एक एग्रीमेंट लाया गया जिसका नाम था प्लाजा एकॉर्ड। अभी क्या था यह प्लाजा एकॉर्ड और इसने कैसे जापान की इकोनॉमी को क्रिपल करने का काम किया, यह भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्लाजा एकॉर्ड का मेन एम यह था कि जापान की करेंसी येन की वैल्यू को आर्टिफिशियली एप्रिशिएट कर दिया जाए। अब अगर किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अगर एप्रिशिएट होती है तो उसके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। भारत के केस में, सभी देशों के केस में यह लागू होता है। और अगर आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे यानी कि वर्ल्ड की मार्केट के अंदर उसकी जो कंपिटेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जिसके चलते उसका डिमांड जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। येन की वैल्यू को प्लाजा एकॉर्ड ने 50% तक बढ़ा दिया था। इस एग्रीमेंट का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट यह हुआ कि जापान की इकोनॉमी ने स्लो डाउन देखना शुरू किया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जापान ने अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट लो ही रखे, जो एक मैसिव बबल क्रिएट करने लगा था। अब आप अपनी कंट्री के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कदम उठा सकते हो? सरकार ज्यादा खर्चा करना शुरू कर सकती है, या फिर आरबीआई या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा ताकि लोग सस्ता लोन ले। उस लोन को लेकर कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करे, जिसके चलते नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी का चक्का घूमता रहे। और जापान भी यही कर रहा था। इसके चलते क्या हुआ, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट जो थे वो तो स्काई रॉकेट कर गए। सस्ता लोन जब मिलेगा तो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? कुछ प्रॉपर्टी में भी करेंगे, कुछ उसको शेयर मार्केट के अंदर भी डालेंगे। तो सस्ता लोन जापान के लोगों ने लिया, इसको इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट जो थे वो आसमान छूने लगे। जैसे टोक्यो का इंपीरियल पैलेस, जिसका लैंड वैल्यू एक समय पे पूरी कैलिफोर्निया स्टेट के बराबर हो गया था, इतना ज्यादा रियल एस्टेट बूम जो था वो जापान में हमको देखने को मिला। अब ये बबल बन रहा था और इस बबल के बर्स्ट होने के बाद ये सब कुछ बेकार हो गया और ये बबल इकोनॉमी कैसे एक क्राइसिस के अंदर अनफोल्ड हुई ये भी समझते हैं। तो 1990 का डेकेड जापान के लिए एक लोस्ट डेकेड बन गया। प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट धीरे धीरे क्रैश करने लगे। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जापानीज बैंक्स के पास लोन्स भर गए और इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगी। ये जापान के लिए एक वार्निंग थी कि रैपिड ग्रोथ बिना सस्टेनेबल प्लानिंग के हमेशा फ्रूटफुल नहीं होती है, लेकिन यह लेसन बाकी दुनिया के लिए भी था। अब अगर हम जापान और चाइना की सिचुएशन को आज की डेट में कंपेयर करें, आज चाइना भी एक सिमिलर बबल क्रिएट करके बैठा है और
ये बबल लगातार बढ़ता जा रहा है चाइना के अंदर। चाइना की भी प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो ओवर लेवरेज्ड है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि चाइना भी जापान क्राइसिस जैसे सामना कर सकता है या उस दिशा में ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन चाइना और जापान के बीच में की डिफरेंस भी है। चाइना का ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, चाइना अपनी प्रॉब्लम्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जबकि जापान एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करता है। तो वो अपने देश के लोगों से, अपने सिटीजन से ये सब चीजें छुपा नहीं सकता था। जापान को अपनी इकोनॉमी की सच्चाई जनता के सामने लेकर आनी पड़ी और जैसे ही इकोनॉमी को लेकर नेगेटिव स्टांस मार्केट के अंदर आता है, आप जानते हैं कि मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर जाती है। पर चाइना अपने लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगने देता। हो सकता है कि इसी के चलते चाइना की ऑथोरिटेरियन सरकार अपने इस बबल क्राइसिस से चाइना को चुपचाप बचाव करके आगे लेकर जाने में कामयाब भी हो जाए। खैर, छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ यूएसए इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक मैनिपुलेशन एरा के अंदर क्या था, इसको भी समझते हैं। यूएसए ने सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि काफी कंट्रीज की इकोनॉमीज को मैनिपुलेट करने का काम किया है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम और डॉलर की डोमिनेंस के जरिए अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल गोल्स को लगातार अचीव करता आया है। आज भी अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वो करेंसी मैनिपुलेशन हो या और दूसरे तरीके ही क्यों ना हो। अब अगर हम बात करें एक और कारण की जिसका जापान के डिक्लाइन के अंदर रोल हो सकता है, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जापान डिक्लाइन, यह भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी लीडरशिप के बारे में तो हम जानते ही हैं। जापान पहले टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल लीडर था। जापान की सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा जैसी कंपनीज ने वर्ल्ड मार्केट को एक समय के लिए बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। बट अब बहुत सारे कंपटीटर्स जो है वो राइज हो चुके हैं। अब साउथ कोरिया, चाइना, इन सभी कंट्रीज ने अपनी टेक्नोलॉजी में एक नई पोजीशन बनाई, बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन बनाई। साउथ कोरिया की सैमसंग और एलजी ने टेक्नोलॉजी के मार्केट में डोमिनेंस आज की डेट में एस्टेब्लिश कर लिया और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से जापान की टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस जो थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन जापान के डिक्लाइन का क्या पड़ेगा पूरी दुनिया के ऊपर? जापान की इकोनॉमी डिक्लाइन ने उसके जियोपॉलिटिकल पावर को इफेक्ट कर दिया। 1980 में जापान एशिया का एक मेजर प्लेयर था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, ये पहले ही शुरू हो गया था। खैर, 2000 का जो सन था वो स्टार्ट होते होते चाइना ने जापान को एशिया के मेजर प्लेयर के रूप में रिप्लेस कर दिया था। जैसे जैसे जापान की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी या स्टैग्नेंट हो रही थी, वैसे वैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमिक और अपनी मिलिट्री पावर को धीरे धीरे मजबूत करना शुरू कर दिया, स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। आज चाइना एशिया को डोमिनेट करता है और आज चाइना एशिया का सुपर पावर भी बन चुका है। बट जापान ने क्या रिस्पॉन्स किया इस पूरे के पूरे एरा के अंदर, इस पूरे के पूरे क्राइसिस से, इसको भी समझते हैं। इसको बोला जाता है आबेनोमिक्स। आबेनोमिक्स यानी कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्होंने जापान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उनको बोला जाता है आबेनोमिक्स। 2012 में ये प्राइम मिनिस्टर थे, लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। खैर, अब इनका देहांत हो चुका है। बट इनकी आबेनोमिक्स को जो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था, इसका मेन एम था जापान का स्टेग्नेशन दूर करना, जापान की इकोनॉमी को रिवाइव करना। और इसके 3 की एरियाज थे, आप स्टार्ट में भी देख सकते हैं कि मॉनेटरी ईजिंग करना, फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जापान की इकोनॉमी के अंदर करना। आबेनोमिक्स ने कुछ शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो दिखाया, बट लॉन्ग टर्म में जापान को ओपन लॉस डिकेड्स के इंपैक्ट से पूरी तरीके से निकालना बहुत मुश्किल रहा उनके लिए भी। और इसका कल्चरल एंड सोशल इंपैक्ट भी आज की डेट में इकोनॉमी के ऊपर हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बाद जापान में जॉब सिक्योरिटी काफी कम हो गई थी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी धीरे धीरे राइज होने लगे। और इसी के चलते हिकोमोरोरी एक फिनोमिना था, वो जापान के अंदर एग्जिस्टेंस में आया। हिकोमोरोरी ऐसा फिनोमिना है जिसमें यंग लोग जो है जापान के, वो अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते हैं और सोसाइटी से अपना कनेक्शन जो है वो तोड़ लेते हैं। ये सब जापान की इकोनॉमिक क्राइसिस का ही रिजल्ट था। और इसी के चलते जापान के अंदर जो मैरिजेबल एज थी वो भी बढ़ने लगी। डिलेड मैरिजेस के चलते जो बच्चे पैदा होते हैं जापान के अंदर, उनका भी नंबर लगातार कम होने लगा। फर्टिलिटी रेट जापान के अंदर लगातार कम होने लगा। आज जापान की पॉपुलेशन क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जापान में डेथ रेट जो है वो भी और जो बर्थ रेट है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह लगातार गिरावट की तरफ आगे जा रही है। बट सवाल है कि क्या जापान राइज कर सकता है दोबारा? आज जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर के अंदर अपनी इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट भी जापान की यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा एनकरेज कर रही है। जापान का कल्चर बहुत ही ज्यादा रेजिलिएंट है, उनका एजुकेशन सिस्टम और उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उन्हें ग्लोबली रेलेवेंट अभी भी बनाए रखे हुए हैं। लेकिन क्या जापान अपनी इकोनॉमिक ग्लोरी को वापस ला सकता है? यह सवाल अभी भी हमारे सामने ओपन है। एंड इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्ट्रगल्स के बावजूद जापान अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू वर्ल्ड स्टेज पर रेलेवेंट बना हुआ है। जापान का एनीम, जापानीज
फूड, जापानीज टेक्नोलॉजी, इन सब ने ग्लोबली जापान की इमेज को आज भी स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा हुआ है। जापान अभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मेजर रोल प्ले करता है और अमेरिका और अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग अलाइज मेंटेन करता है। सभी कंट्रीज के साथ तो नहीं, खैर चाइना के साथ जापान के अच्छे रिलेशन नहीं है, नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे नहीं है, हाँ पर साउथ कोरिया के साथ, ताइवान के साथ और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जापान के रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब यूएसए का पैटर्न जो है इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का, जिसने जापान की यह हालत करी, थोड़ी सी नजर उसके ऊपर भी हम डाल लेते हैं। अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए कई बार इकोनॉमिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है, जैसे 1990 में चाइना के साथ ट्रेड वॉर, उसके बाद रशिया पर सैंक्शंस लगाना जैसे मूव्स। आज जब ग्लोबल पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या अमेरिका का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेगा? चाइना, इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज अमेरिका के अगेंस्ट धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो पावरफुल होती जा रही हैं, तो अमेरिका को अपने स्टांस को, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आज की डेट में जरूरत है। भारत इससे क्या सीख सकता है? इंडिया के लिए जरूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी को एक्सटर्नल डिपेंडेंसी से बचाकर रखे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस पर फोकस करे। क्या इंडिया जापान जैसे ट्रैप से बच पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, जापान की कहानी एक बहुत ही बड़ी वार्निंग थी। रैपिड ग्रोथ के साथ सस्टेनेबल प्लानिंग जरूरी है और अमेरिका का रोल हमें यह समझाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स हमेशा पावर ड्रिवन ही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।